बकरा ईद स्पेशल रेसिपीज़ का एक ज़बरदस्त कलेक्शन जो आपके हर गेस्ट को उंगलियां चाटने पर मजबूर कर देगा। सब कुछ आज की वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपके साथ शेयर करूंगी। इस वीडियो में मिलेंगी इजी कुकिंग टिप्स, परफेक्ट मसाले का बैलेंस और वो सीक्रेट ट्रिक जिससे आपकी रेसिपीज़ बिल्कुल होटल स्टाइल बनेंगी, लेकिन घर के सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ। फिर चाहे आप मटन लवर हो या फिर बारबेक्यू लवर, खुशबूदार पुलाव खाना चाहते हो या फिर मीठा खाना पसंद करते हो, आज की वीडियो में हर किसी के लिए कुछ स्पेशल होने वाला है। सॉफ्ट और जूसी गोश्त, चटपटे मसाले, स्मोकी फ्लेवर और वो देसी टेस्ट जो हर घर की पहचान है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर रेसिपी का टेस्ट पहले ही बाइट में सभी का दिल जीत लेगा और आपकी बकरीद को और भी ज़्यादा ख़ास और डिलीशियस बना देगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो मुरादाबादी यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 800 ग्राम बीफ का गोश्त। आप इस रेसिपी को मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। गोश्त की बोटियों को मैंने मीडियम साइज़ के पीसेस में कट करवाया है। इसमें मैंने कुछ फैट भी शामिल किया है ताकि पुलाव बहुत ही जूसी बनकर तैयार हो। इसको पकाने के लिए मैं प्रेशर कुकर का यूज़ कर रही हूँ, तो सारा गोश्त प्रेशर कुकर में डाल देंगे। कुछ साबित गरम मसाले हैं जिसमें मैंने लिया है 2 टेबल स्पून धनिया, 2 टेबल स्पून से मैंने सौंफ डाली है जिससे खुशबू कमाल की आएगी। एक जावित्री का फूल है, एक छोटा पीस जायफल का है, 4 सब्ज इलायचियाँ हैं, एक बादियान का फूल है, 2 तेज पत्ते हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, हाफ टी स्पून काली मिर्चें हैं और 4 से 5 लौंगों का इसमें इस्तेमाल किया है। ये साबित गरम मसाले हमारे यखनी के फ्लेवर का टेस्ट बहुत ही कमाल का करेंगे। 2 मीडियम साइज की प्याज हैं और 2 लहसुन की पोटलियां हैं जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और 1 पीस मैंने अदरक का भी इसमें ऐड किया है। 2 मीडियम साइज के टमाटर हैं और तकरीबन 8 से 10 हरी मिर्चें साबित मैंने इसमें ऐड की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें पानी शामिल कर रही हूँ जो कि तकरीबन 1.5 लीटर है। अगर आप ग्लास में मेजर करेंगे तो 6 ग्लास बनते हैं। मैं प्रेशर कुकर में पका रही हूँ तो 6 ग्लास पानी मैंने इसमें डाला है। अगर आप पैन में पका रहे हैं तो पानी का यूज़ ज़्यादा होगा और इसका कुकिंग टाइम भी अलग होगा। एक दफ़ा इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब कवर करेंगे, कवर करके इसको गैस की फ्लेम पे रखेंगे, हाई फ्लेम पे। जब तक विसिल नहीं आ जाएगी इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद गैस का फ्लेम आपने मीडियम करना है और मीडियम फ्लेम पे तकरीबन 25 से 30 मिनट के लिए आपने इसको पकाना है। ये बीफ का गोश्त है तो 25 से 30 मिनट में ही ईजिली गल जाएगा। जब तक गोश्त गल रहा है यहाँ पर चावलों को भिगो लेते हैं। हमेशा याद रखें कि खुशबूदार खिला खिला पुलाव बनाने के लिए आपने हमेशा अच्छी क्वालिटी के चावलों का यूज़ करना है। मैंने यहाँ पर बासमती राइस लिए हैं, वज़न में देखा जाए तो 600 ग्राम है। अब चावलों को मैं यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लूँगी खुले पानी से, जब तक कि चावल का पानी बिल्कुल साफ़ ना हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको आपने स्किप नहीं करना। इस पॉइंट पर चावलों में से काफ़ी स्टार्च रिलीज़ होता है, तो स्टार्च को रिमूव करना बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर एक दफ़ा मैंने आपको चेक करा दिया है, देखें पानी कितना गदला हो चुका है। इस पानी को फेंक देंगे और चावलों को जब तक वॉश करेंगे जब तक कि इसका पानी बिल्कुल क्लीन ना हो जाए। अब इन चावलों को भिगोकर रखना है तकरीबन 30 मिनट के लिए, ताकि चावल खिले खिले भी बने और साइज़ में भी डबल हो जाएं। आधे घंटे के बाद कुकर का सारा प्रेशर मैंने निकाल दिया था और यखनी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तैयार हो चुकी है। गोश्त भी 100% सॉफ्ट हो चुका है कि चम्मच लगाते ही टूट रहा है। बस इसी तरह का परफेक्ट सॉफ्ट गोश्त हमें गलाना है। अब इसका मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। मैंने 600 ग्राम चावल लिए हैं जिसके हिसाब से आधा कप ऑयल बिल्कुल परफेक्ट है। तो मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने बारीक स्लाइस में कट कर लिया है। अब प्याज को ऑयल में फ्राई करेंगे, इतना कि प्याज यहाँ पर एक अच्छी खूबसूरत से गोल्डन कलर की हो जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि यहीं से ही पुलाव का बेस तैयार होता है। प्याज को कंटिन्यूसली चलाते हुए आपने फ्राई करना है ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन हो। जैसे ही एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद सबसे पहले गैस का फ्लेम ऑफ करें और प्याज को निकाल कर इस तरह से किसी स्ट्रेनर में रखें। स्ट्रेनर में रखने का फ़ायदा ये होता है कि इसको चारों तरफ से एयर मिलती है और प्याज हमारी क्रिस्पी बनकर तैयार होती है। अब उसी ऑयल में कुछ साबित गरम मसाले हैं जिसमें हाफ टी स्पून है साबित काली मिर्चें, 4 सब्ज इलायचियाँ ली हैं, 2 तेज़ पत्ते हैं, 2 बड़ी काली इलायची हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 4 लौंगे हैं और 1 टीस्पून साबित सफ़ेद ज़ीरे का मैंने इस्तेमाल किया है। इन मसालों को ऑयल में कुछ सेकंड्स के लिए क्रैकल करेंगे। ध्यान रखें ओवरकुक नहीं करना वरना ये जल जाएंगे। अदरक और लहसुन का पेस्ट यहाँ पर 1.5 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे और अब अच्छी तरह से अदरक लहसुन के पेस्ट को इसमें भून लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और एक प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। अदरक लहसुन का ये पेस्ट हमारे पुलाव के फ्लेवर को एक परफेक्ट बेस देगा। यहाँ पर लगातार चलाते हुए इसको भूनना है 2 से 3 मिनट के लिए।
8 से 10 मैंने ली थी यहाँ पर हरी मिर्चें, जिसको मैंने चॉप कर लिया है। हरी मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। इसको भी कुछ देर के लिए इसमें भून लेंगे ताकि इसका जो फ्लेवर है इस मसाले में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाए। यहाँ पर भुनाई हो चुकी है, ऑयल सेपरेट हो चुका है, तो अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी गोश्त की बोटियाँ। अच्छा, यखनी को मैंने छान लिया था, उसमें से बोटियों को अलहदा कर लिया है और इस पॉइंट पर इसमें ऐड करेंगे। और गोश्त को इसमें डालने के बाद अच्छी तरह से तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए आपने मीडियम हाई फ्लेम पे इसकी भुनाई करनी है, ताकि ये जो मसाला है बोटियों के ऊपर अच्छी तरह से कोट होना शुरू हो जाए। यखनी में जो मैंने साबित लहसुन की पोटलियाँ डाली थी उसका छिलका हटाकर सिर्फ लहसुन का पेस्ट इसमें मैंने ऐड कर दिया है, जिससे फ्लेवर बहुत ही कमाल का आएगा इस पुलाव का। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे और ये स्टेप आपके पुलाव का असली टेस्ट बनाता है, इसलिए इस स्टेप को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। यहाँ पर इसको रिच और क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैंने इसमें 3/4 कप दही का ऐड किया है, जिसको मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। अच्छा, दही डालते वक्त हमेशा गैस का फ्लेम लो कर दिया करें और इसको कंटिन्यूसली चलाया करें ताकि इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। दही को भी इसमें डालकर प्रॉपर आपने भुनाई करनी है। अब देखिए ऑयल सेपरेट नज़र आ रहा है, तो अब इसमें मैं यखनी ऐड कर रही हूँ। फ़िलहाल मैंने इसमें तकरीबन 2.5 ग्लास यखनी के ऐड किए हैं, क्योंकि बाकी की यखनी अगर कम पड़ेगी तो मैं चावलों को इसमें डालने के बाद दोबारा डाल सकती हूँ। मसाले के हिसाब से यहाँ पर नमक डालेंगे। मैंने 1 टेबल स्पून नमक डाला है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखिएगा। फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून मैंने इसमें लेमन जूस भी ऐड किया है। आप लोग सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब यखनी में आपने बॉयल लेकर आना है। तीखे फ्लेवर के लिए 4 से 5 साबित लाल और हरी मिर्चें हैं, इसमें मैंने ऐड कर दी हैं। अच्छी खुशबू और फ्लेवर के लिए हाफ टी स्पून जायफल जावित्री का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें सौंफ का पाउडर डालेंगे, जिसको मैंने दरदरा पीस लिया है। अब चावलों का एक्स्ट्रा पानी मैंने फेंक दिया है और चावल इसमें शामिल करेंगे और एक दफ़ा इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। ओवर मिक्स नहीं करना वरना चावल टूट सकते हैं। अब इस वक्त देखें यखनी और चावलों का जो लेवल है वो बिल्कुल सेम है। हमें यखनी चावलों से 1 इंच ऊपर रखनी है ताकि चावल बिल्कुल खिले खिले और सेपरेट नज़र आए। अब जो यखनी मेरे पास बच गई थी उसमें से तकरीबन 1 ग्लास मैंने मज़ीद ऐड किया है, तो टोटल 600 ग्राम चावलों में मैंने 3.5 ग्लास यखनी ऐड की है। अब इस पॉइंट पर आपने इसका नमक चख लेना है। यहाँ पर नमक मुझे बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, अगर आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। अब हाई फ्लेम पर आपने इसमें कंप्लीट बॉयल लेकर आना है और कवर नहीं लगाना। देखिए जब हाई फ्लेम पे आप इसको बॉईल करेंगे तो ये पानी आहिस्ता आहिस्ता ड्राई होना शुरू हो जाएगा। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ प्याज जो फ्राई कर रखी थी। बारीक कटे हुए हरे धनिया और पुदीने के पत्ते भी इसमें शामिल करेंगे, जिससे इसकी खुशबू और फ्लेवर दोनों ही कमाल के हो जाएंगे। पानी सारा ड्राई हो चुका है। इसके नीचे मैंने एक हैवी बॉटम का तवा लगाया है ताकि चावल ईजिली दम पर आए, ना चले ना चिपके। 2 टेबल स्पून केवड़े में मैंने थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर डाला है और पुलाव के एक तरफ डाल दिया है ताकि कलर पूरे चावलों पे स्प्रेड ना हो। इसके लिड को मैंने कवर कर दिया है एक कपड़े से ताकि स्टीम कहीं से भी रिलीज ना हो। 2 मिनट के लिए गैस का फ्लेम हाई रखेंगे ताकि तवा हीट पकड़ ले। इसके बाद आपने दम वाली आंच पर इसको दम पे रखना है 12 से 15 मिनट के लिए। अब गैस का फ्लेम बंद करे हुए 5 मिनट हो चुके हैं। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। यहाँ पर इसका कवर हटाएंगे और हमारा खुशबूदार गर्मा गर्म मुरादाबादी यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है। खुशबुएं बहुत शानदार आ रही हैं। इस पॉइंट पर आपने इसको फ़ौरन मिक्स नहीं करना, 2 मिनट के लिए इसकी स्टीम को रिलीज़ होने देना है, क्योंकि इस पॉइंट पर चावल बहुत डेलिकेट हुए हुए होते हैं। अब देखें आप लोगों को नज़र आ रहा है कि चावल का हर दाना कितना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। इसको ओवर मिक्स नहीं करना वरना चावल यहाँ पर टूट सकते हैं। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आपको ऐसे ही रिजल्ट्स मिलेंगे जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहे हैं। एक खूबसूरत सी प्लेट में मज़ेदार गर्मा गर्म इस मुरादाबादी पुलाव को अब सर्व कर लेते हैं। चावल का हर दाना देखें आप खिला खिला बनकर तैयार हुआ है, बिल्कुल परफेक्ट टेक्सचर के साथ। और इसकी खुशबू माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त है कि भूख खुद ब खुद लग जाए। गोश्त भी इतना सॉफ्ट है कि हाथ लगाते ही टूट रहा है और यखनी का रिच फ्लेवर चावल के हर दाने में अच्छी तरह से अब्सॉर्ब हो चुका है। ये पुलाव ना ज़्यादा ऑयली है और ना ही हैवी, बिल्कुल लाइट, हेल्दी और फुल ऑफ टेस्ट। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी का और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नमकीन गोश्त बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम फ्रेश मटन। आप इस रेसिपी को बीफ के साथ भी तैयार कर सकते हैं।
इसमें मैंने बोनलेस पीसेस भी ऐड किए हैं और कुछ हड्डी वाले पीसेस भी हैं और नलियाँ भी ऐड की हैं जो इस नमकीन गोश्त का टेस्ट और भी ज़्यादा रिच और मज़ेदार बना देंगी। इसमें थोड़ा-सा फ़ैट भी मैंने ऐड किया है और नलियों की वजह से यखनी का फ्लेवर गोश्त में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब होता है और गोश्त बनता है एक्स्ट्रा सॉफ्ट, जूसी और बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल। मटन को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है। तो ये नमकीन गोश्त बनाने के लिए मैंने एक पैन में डाला है तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल। ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गरम करेंगे। साथ ही इसमें मैं कुछ फ़ैट के पीसेस भी ऐड कर रही हूँ ताकि ये फ़ैट मेल्ट होकर अपना पूरा देसी फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ करे। इस प्रोसेस से जो नेचुरल खुशबू निकलती है ना, वही नमकीन गोश्त को देती है असली ट्रेडिशनल टेस्ट। फैट को मैं यहाँ पर कंटिन्यूसली मिक्स कर रही हूँ और बहुत ज़रूरी है इस काम को करना ताकि इवनली कुक हो और जले भी नहीं। लो फ्लेम पर पकने से ऑयल में एक ज़बरदस्त रिच फ्लेवर आ जाता है जो बाद में गोश्त को सुपर जूसी और एक्स्ट्रा टेस्टी बनाता है। अब देखिए यहाँ पर फैट मेल्ट हो चुकी है, तो अब इस मेल्टेड फैट और ऑयल में मैं मटन को ऐड कर रही हूँ। अब इस गोश्त को मैं अच्छी तरह से मीडियम हाई फ्लेम पर भून लूँगी ताकि इसका कलर खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन हो जाए और सारे जूसेस अंदर ही लॉक हो जाएं। भूनने का ये प्रोसेस आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। इसको भूनने से इस गोश्त की जो भी रॉ स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाती है। इस स्टेज पे गोश्त को बार बार मिक्स करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हर पीस इवनली रोस्ट हो और फैट का रिच फ्लेवर हर तरफ कोट हो जाए। जितनी अच्छी तरह से आप इस गोश्त की भुनाई करेंगे उतना ही फाइनल रिजल्ट टेस्टी, सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होगा। इस गोश्त की बुनाई करते हुए मुझे तकरीबन 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और आप लोग देख सकते हैं कि गोश्त का कलर अब यहाँ पर चेंज हो गया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कुटा हुआ लहसुन जो कि 1 टेबल स्पून है और कुटी हुई अदरक का भी इस्तेमाल कर रही हूँ, ये भी 1 टेबल स्पून है। जैसे ही गरम गोश्त में जाते हैं एक ज़बरदस्त सी खुशबू आती है जो पूरे किचन में फैल जाती है। लहसुन अदरक को फ्रेश कूट कर आपने ऐड करना है क्योंकि कुटा हुआ लहसुन अदरक नमकीन गोश्त को देता है ऑथेंटिक ट्रेडिशनल फ्लेवर और गोश्त की स्मेल को भी परफेक्टली बैलेंस करता है। स्टेज पे इसकी भी अच्छी तरह से बुनाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हर पीस पे अदरक लहसुन का फ्लेवर खूबसूरती से कोट हो जाए। अदरक लहसुन डालने के बाद 7 से 8 मिनट तक इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि अदरक लहसुन का जो रॉ टेस्ट है ये ख़त्म हो जाए और ऑयल में इसका रिच फ्लेवर रिलीज़ हो। नमकीन गोश्त की खास बात यही है कि इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं होते। कम मसालों की वजह से गोश्त का असली टेस्ट और नेचुरल फ्लेवर पूरी तरह से उभर कर आता है। सिर्फ सिंपल इंग्रेडिएंट्स और परफेक्ट बुनाई ही इस रेसिपी का इतना लाजवाब टेस्ट बनाती है। यहाँ मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर ली है। अब इस पॉइंट पर इसमें मैं सिर्फ 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून से ज़्यादा आपने नहीं डालना। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। नमकीन गोश्त में नमक सबसे इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है क्योंकि इसी से गोश्त का असली फ्लेवर उभर कर आता है। इस रेसिपी में ज़्यादा मसाले नहीं डलते, इसलिए नमक का परफेक्ट बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हर बाइट सिंपल लेकिन बहुत ही टेस्टी लगे। अब यहाँ पर मुझे गोश्त को गलाना है तो इसलिए मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। ये मटन है तो जल्दी टेंडर हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पर तकरीबन 1.5 गिलास पानी इसमें ऐड किया है। अच्छी तरह से इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे और इसको कवर करेंगे। कवर कर कर तकरीबन 50 मिनट या फिर 1 घंटे के लिए मटन को गलाएंगे, या तब तक के लिए जब तक कि ये बिल्कुल सॉफ्ट या टेंडर ना हो जाए। और अगर आप इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में पका रहे हैं तब तकरीबन 25 से 30 मिनट का टाइम आपको लाजमी लगेगा। गैस का फ्लेम लो करेंगे और बीच बीच में आपने इसको चेक भी करते रहना है और चलाते भी रहना है। यहाँ तकरीबन मैंने इसको 55 मिनट पकाया है। चेक कर लेते हैं क्या कंडीशन है। पानी देखें थोड़ा सा ड्राई हुआ है लेकिन अभी भी इसमें यखनी मौजूद है और गोश्त यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो चलें एक पीस मैं आपको चेक भी करा देती हूँ। गोश्त अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है कि इसको आप हल्का सा भी प्रेस करेंगे तो ये फ़ौरन ही टूट जाएगा। अब जिसमें आपको यखनी नज़र आ रही है, गैस का फ्लेम हाई कर कर इसको अच्छी तरह से भून लेंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए ताकि सारे फ्लेवर्स गोश्त में और अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाएं। यही स्टेप नमकीन गोश्त को देता है उसका रिच देसी टेस्ट और हल्का सा रोस्टेड फ्लेवर जो हर बाइट को सुपर डिलीशियस बना देता है। अब इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करना, बस थोड़ा सा फ्लेवर इन्हेंस करने के लिए मैंने इसमें हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च डाली है। काली मिर्च का पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं करना वरना कलर ख़राब हो जाएगा, कूट कर ऐड करना है। तो देखिए कैसे यहाँ पर इसमें से ऑयल सेपरेट नज़र आना शुरू हो गया है और गोश्त पर एक खूबसूरत रोस्टेड कलर भी आता जा रहा है। इसके फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए आधे नींबू का रस मैंने इसमें ऐड किया है। 3 से 4 अच्छी खुशबू के लिए हरी मिर्चें ऐड करेंगे जो कि ज़्यादा तीखी वाली नहीं है। और ये वो स्टेज है जहाँ नमकीन गोश्त का असली टेस्ट तैयार होता है। हर बाइट में जूसी फ्लेवर और हल्का सा स्मोकी टच। गोश्त की बुनाई यहाँ पर कंप्लीट हो गई है और अभी नमकीन गोश्त बिल्कुल रेडी हो गया है। गोश्त इतना सॉफ्ट और टेंडर है कि मुंह में रखते ही घुल जाए। ऊपर से जो यखनी भूनकर मसाले के साथ मिक्स हुई है ना, इसी ने इस डिश को लाजवाब देसी टच और रिच फ्लेवर दे दिया है।
अब इसे गरम गरम सर्व करें और यकीन करें कि इसकी खुशबू ही सभी को टेबल पर खींच लाएगी। तो बस देर किस बात की, प्लेट्स लगाइए और मजे लें सुपर टेस्टी नमकीन गोश्त के। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा, और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के पान। सिजलिंग गोला कबाब बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 750 ग्राम बीफ का गोश्त। इस रेसिपी को आप मटन और चिकन दोनों के साथ तैयार कर सकते हैं। 150 ग्राम मैंने इसमें नेचुरल फैट भी ऐड की है, जिसकी वजह से कबाब बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार होंगे। गोश्त को मैंने अच्छी तरह से वॉश और ड्राई कर लिया है क्योंकि मुझे इसका कीमा बनाना है। ध्यान रखिए कि कबाब बनाने के लिए कभी भी कीमे को बाद में वॉश नहीं करते हैं, उसकी वजह से इसमें पानी रह जाता है जिसकी वजह से कबाब टूट जाते हैं। कबाब बनाने के लिए हमेशा आपने पहले गोश्त को अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई करना है, उसके बाद इसका बारीक कीमा बनवाना है। अगर इस तरह का मीट मिक्सर आपके पास नहीं है तो कोई इशू नहीं है, घर में मौजूद चॉपर में आप इस काम को इजीली कर सकते हैं। और अगर चॉपर भी नहीं है तो कसाई से कह के मशीन का 2 से 3 दफ़ा का बारीक कीमा आप करवा सकते हैं। यहाँ पर मैंने कीमा निकाल लिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ, जिसमें तकरीबन 6 से 7 बड़े साइज़ के लहसुन के जवे हैं, 2 इंच का अदरक का टुकड़ा है और 7 से 8 हरी मिर्चों का इस्तेमाल मैंने किया है जो कि तीखी वाली है। 1 कप फ्रेश हरा धनिया लिया है जिसको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके ड्राई कर लिया है। सब्जियों में भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। एक बड़ी साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने फ्राई कर लिया है। फ्राइड प्याज ऐड करने से कबाबों का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट बनता है और कबाब टूटते भी नहीं हैं। अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले इसमें 1 टीस्पून मैंने डाला है ज़ीरे का पाउडर। कुटी लाल मिर्चें भी इसमें 1 टीस्पून ऐड करूँगी। पिसी लाल मिर्चें इसमें 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ और मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें नमक भी ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें धनिया का पाउडर शामिल किया है। साथ ही इसमें घर का पिसा हुआ खुशबूदार गरम मसाला हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। जायफल और जावित्री का पाउडर है, ये हाफ टी स्पून ऐड करेंगे, इससे कबाबों में खुशबू कमाल की आएगी। 1 टीस्पून अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने चाट मसाला शामिल किया है। मैं बीफ ही कबाब बना रही हूँ लेकिन इसके फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून मैंने चिकन पाउडर डाला है तो ज़रूर ऐड करें, नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। हाफ टी स्पून इसमें क्रश हुई हुई काली मिर्चें ऐड की हैं। ध्यान रखें पाउडर नहीं डालना, कूट कर ऐड करना है। इसकी बाइंडिंग के लिए इसमें मैंने 2 टेबल स्पून बेसन ऐड किया है जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया था ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। 2 टेबल स्पून अच्छे फ्लेवर के लिए इसमें मैंने लेमन जूस भी ऐड किया है। अब सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अगेन मैं इसको मीट मिक्सर में से निकालूंगी ताकि कीमा बिल्कुल यहाँ पर स्मूथ हो जाए और कबाबों का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त आए। परफेक्ट गोला कबाब का असली सीक्रेट ही फाइन मिक्सिंग होती है, क्योंकि जितनी अच्छी तरह से मिक्सर ब्लेंड होगा, जितनी अच्छी तरह से कीमा पिसा हुआ होगा, उतने ही कबाब सॉफ्ट, जूसी और शेप में परफेक्ट बनेंगे। इसको मैंने अगेन मीट मिक्सर में डालना शुरू किया है और इसका बारीक कीमा बना लूँगी। इन सब चीज़ों को मैं 2 दफ़ा मीट मिक्सर में निकालूंगी जिसकी वजह से कीमा बिल्कुल बारीक हो जाएगा और जो भी मैंने इसमें सब्जियां बाद में ऐड की हैं वो भी अच्छी तरह से पिस जाएंगी। इस तरह पीसने से इसमें फ़ैट और गोश्त अच्छी तरह से कंबाइन हो जाते हैं जिसकी वजह से कबाब पैन में कुक होते वक्त ड्राई नहीं होते और अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और टेंडर रहते हैं। इस स्टेप को आपने स्किप नहीं करना, इसी से कबाबों को रेस्टोरेंट स्टाइल टेक्सचर मिलता है जो हर किसी को पसंद आता है। कीमे को 2 दफ़ा मीट मिक्सर में गुजारने के बाद मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है और यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ। देखिए इतना बारीक कीमा होना चाहिए जिसकी वजह से कबाब बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होंगे। और देखिए इसमें बाइंडिंग भी आ चुकी है। अभी कबाबों का मिक्सर हाथ पे ना चिपके तो इसमें मैंने 2 टेबल स्पून जमा हुआ घी ऐड किया है। घी ऐड करने से कबाब सिर्फ टेस्टी ही नहीं बनते बल्कि कुकिंग के बाद भी जूसी और सॉफ्ट रहते हैं। जब घी और मसाले गोश्त एक साथ मिक्स होते हैं ना तो एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जो कि भूख को और भी ज़्यादा बढ़ा देती है। अब बिलीव मी, छोटी सी इंग्रेडिएंट आपके सिंपल कबाबों को बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल स्पेशल टच देती है। अगर आपके कबाबों में नेचुरल फैट नहीं है तो घी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं। तब आपने 3 से 4 टेबल स्पून घी का इस्तेमाल करना है। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे, बल्कि आपने इस टाइम पे इसको गूंदना है बिल्कुल उसी तरह से जैसे आप आटा गूंदते हैं रोटी पकाने के लिए, ताकि ये मिक्सर यहाँ पर कंबाइन हो जाए और इसमें परफेक्ट बाइंडिंग भी आ जाए। तो देखिए मिक्सर यहाँ पर परफेक्टली तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने इसको एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया है क्योंकि मुझे यहाँ पर इसको कोयले का स्मोक देना है, जिसके लिए कोयला मैंने ऑलरेडी गर्म होने के लिए रख दिया था। कोयले के ऊपर कुछ ऑयल के ड्रॉप्स मैं ड्रिजल करूँगी और फ़ौरन से इसको कवर कर देंगे सिर्फ 2 मिनट के लिए, ताकि कोयले का स्मोक कीमे के अंदर अच्छी तरह से इन्फ्यूज़ हो जाए और बिल्कुल ऐसा टेस्ट आए जैसे आपने इन कबाबों को अंगीठी पर तैयार किया है। 2 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं, बस कोयले का काम ख़त्म हुआ है। इसको आपने इसमें से रिमूव कर देना है। अब आप चाहें तो इसको मैरिनेट कर लें और चाहें तो फ़ौरन से इसके कबाब बनाएं।
मैं फ़ौरन बनाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम की कमी है। हाथ को आपने पहले पानी लगाकर गीला कर लेना है और फिर आपने एक पोर्शन लेना है उतना ही बड़ा जितने बड़े साइज़ का आप कबाब रखना चाहते हैं। मैं मीडियम साइज़ का गोला कबाब बना रही हूँ। कबाब बनाने के लिए पहले मिक्सर को आपने दोनों हाथों से प्रेस कर कर क्रैक फ्री करना है और अब यहाँ पर मेरे पास मेटल की स्क्यूअर है। अगर इस तरह की स्क्यूअर नहीं है तो घर में मौजूद कोई पेंसिल या फिर स्ट्रॉ से भी आप इजीली इन कबाबों को तैयार कर सकते हैं। मेटल के स्क्यूअर में मैंने गोला कबाब का मिक्सर इंसर्ट किया है और यहाँ पर इसको एक परफेक्ट गोला कबाब का शेप दिया है। शेप देने के लिए आप हाथ को पानी से गीला कर कर इसको परफेक्टली तैयार कर सकते हैं। एक कबाब रेडी हो चुका है, बाकी के कीमे के भी मैंने गोला कबाब बनाकर तैयार कर लिए थे। और इस पॉइंट पर आप इन कबाबों को फ्रीज कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप जस्ट इन्हें फ्रीज़र से निकालें और तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए इनको शैलो फ्राई करें। ना ही ये कबाब टूटेंगे और ना ही ऑयल में बिगड़ेंगे। मेरी बताई हुई टिप्स और ट्रिक्स को अगर आप लोग बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने डाला है ऑयल और मैं इनको शैलो फ्राई कर रही हूँ। 1 बाय 1 करके कबाबों को इसमें डालते जाएंगे और कबाबों को इसमें डालने के बाद आपने एक साइड को तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इन कबाबों को आपने हाई या बिल्कुल लो फ्लेम पे फ्राई नहीं करना, मीडियम लो फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि अंदर से कच्चे ना रहें और ऊपर से एक अच्छा खूबसूरत सा कलर भी इसके ऊपर आ जाए। कबाबों को 2 मिनट हो चुके हैं पैन में फ्राई होते हुए, तो अब मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ और देखें कि अच्छा खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। दूसरी साइड को भी इसी तरह से फ्राई कर लेना है। एक बैच मैंने इस पैन में फ्राई करा है और दूसरे बैच को मैं दूसरे पैन में फ्राई कर रही हूँ। पैन को ज़्यादा ओवर क्राउडेड नहीं करना और बस आपने इसको बार बार स्पून स्पैचुला से चलाना नहीं है ताकि कबाब अपनी पोजीशन होल्ड करें। बस पैन को इस तरह से पकड़कर आपने हिला देना है। 3 से 4 मिनट में कबाब बहुत अच्छी तरह से अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे। सारी साइड्स को आपने यहाँ पर गोल्डन हो जाने तक फ्राई करना है। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 8 से 9 मिनट है। ये बीफ के कबाब हैं तो इतना टाइम तो लगेगा। लो मीडियम फ्लेम पे इन कबाबों को आपने फ्राई करना है और इनकी पोजीशन होल्ड होने के बाद आपने इनको अच्छी तरह से चलाना है ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाए। यहाँ पर कबाबों का बैच हमारा फ्राई हो चुका है। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ। देखें कितने सॉफ्ट और जूसी लग रहे हैं, बिल्कुल मेल्ट इन माउथ बनकर तैयार हुए हैं। अब इनको रेस्टोरेंट स्टाइल लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने एक सिजलर प्लेट को अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। प्याज के रिंग्स मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि कबाबों को जब मैं सिजलर प्लेट पर रखूँ तो ये कबाब इसकी हीट की वजह से जले नहीं। अब 1 बाय 1 करके अपने जूसी गोला कबाबों को इसमें असेंबल करते जाएंगे क्योंकि रेस्टोरेंट में इसी तरह से ही सर्व किया जाता है। जिन लोगों के पास इस तरह की सिजलर प्लेट नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, घर में मौजूद किसी भी लोहे की कढ़ाई में भी आप इनको इसी तरह से तैयार कर सकते हैं। इन कबाबों को एक्स्ट्रा जूसी बनाने के लिए इसमें मैंने मेल्टेड बटर डाला है जो कि तकरीबन 2 टेबल स्पून है। बटर के एडिशन की वजह से ये कबाब और भी ज़्यादा रिच और फ्लेवरफुल बनकर तैयार होंगे। ऊपर से खूबसूरत गोल्डन और अंदर से इतने सॉफ्ट कि हर बाइट मुंह में जाते ही मेल्ट हो जाए। और सबसे बेस्ट बात यह है कि ये तमाम कबाब सिर्फ सिंपल पैन में ही तैयार हुए हैं, बिना ओवन और बिना घी के। इन्हें गरम गरम नान, पराठे या चटनी के साथ सर्व करें और बिलीव मी हर कोई उंगलियां चाटता रह जाएगा। बकरीद के लिए ये रेसिपी परफेक्ट है क्योंकि आप इन्हें पहले से बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और जब दिल करे फ्रेश कुक करें। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। ईद स्पेशल ये लबे शीरी बनाने के लिए सबसे पहले मैं जहलीस की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए यहाँ पर मैंने एक पैन में डाला है 1 कप पानी। मैंने मेजरिंग कप का यूज़ किया है, आप लोग घर में जो चाय पीने वाला कप होता है उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। 1 कप पानी में मैंने पूरा 1 पैकेट जेली का ऐड कर दिया है। ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं करना। वैसे तो देखें पैकेट पे लिखा होता है कि आप 2 कप पानी में 1 पैकेट यूज़ करें, लेकिन जब आप 1 कप पानी में इसे डालेंगे तो जेलीज बहुत ही फर्म बनकर तैयार होंगी जो दिखने में भी खूबसूरत लगेंगी। पानी को अच्छी तरह बॉईल करने के बाद 1 पैकेट मैंने इसमें डाल दिया है और इसको 2 से 3 मिनट तक पकाना है जब तक कि जेली का पाउडर पानी में कम्प्लीटली डिसॉल्व ना हो जाए। उसके बाद इसको एक डिश में निकाल कर सेट होने के लिए रखेंगे रूम टेम्परेचर पर। यहाँ पर मैं मैंगो जेली भी तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए अगेन एक पैन में मैंने डाला है 1 कप पानी और एक पूरा पैकेट इसमें ऐड कर दिया है। पानी में जैसे ही बॉईल आएगा इसको कंटिन्यूसली चलाते हुए मिक्स करना है और जेली को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेना है बॉईल आने के बाद। जब जेली डिज़ोल्व हो जाए तो उसके बाद किसी ट्रे या इस तरह के डिश में आपने इसको निकाल कर रूम टेम्परेचर पर सेट होने के लिए रख देना है। इसी तरह से ही मैंने ग्रीन जेली भी बनाकर तैयार कर ली थी। अब यहाँ पर एक पैन में मैंने डाला है 4 गिलास पानी और उसमें मैंने 1 कप कलरफुल सेवइयाँ ऐड की हैं। अब यहाँ पर मैं इनको बॉईल करूँगी।
इन सेवइयों को ज़्यादा देर तक बॉईल नहीं करना होता, बस बॉईल आने के बाद 3 से 4 मिनट के लिए ही आपने इसको पकाना होता है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर टूटे नहीं। तो सेवइयाँ यहाँ पर गल गई हैं। जब ये सेवइयाँ परफेक्टली सॉफ्ट हो जाएँ तो इनको स्ट्रेन करेंगे, इनके ऊपर एक्स्ट्रा पानी डालेंगे ताकि इनका जो कुकिंग प्रोसेस है वो यहीं पर रुक जाए। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1.5 लीटर दूध। मैंने टेट्रा पैक दूध का यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो खुले दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस दूध फुल ऑफ फैट होना चाहिए। दूध को मैंने बॉयल होने रख दिया है और साथ ही मैं इसमें 1/4 कप चीनी का ऐड कर रही हूँ। 1/4 कप क्यों डाल रही हूँ ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और लगातार चलाते हुए दूध को मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे ताकि दूध ना ही जले और ना ही लगे। यहाँ पर दूध में देखें बॉयल आ चुका है। मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया है ताकि दूध उबलकर बाहर ना गिरे। अब इसमें मैंने आधा कप कंडेंस मिल्क डाला है। क्योंकि काफ़ी मीठा होता है तो मैंने इसलिए 1/4 कप चीनी ऐड की है। अगर आप लोगों के पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो कोई परेशानी की बात नहीं, फिर आपने इसमें 3/4 कप चीनी का ऐड करना है। 3/4 कप 1 कप से कम होता है और आधे कप से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो है और दूध को पकाएंगे तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। जब तक यहाँ पर एक मिक्सर तैयार कर लेते हैं जिसके लिए लिया है मैंने आधा कप दूध। अच्छा, दूध इस वक्त रूम टेम्परेचर का है। अब उसमें मैं 6 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर रही हूँ। मैंने 1.5 लीटर दूध का यूज़ किया है तो मैंने इसमें भरकर 6 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के ऐड कर दिए हैं। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि ये मिक्सर बिल्कुल लम्स फ्री हो जाए। इसमें किसी भी तरह के लम्स नहीं होने चाहिए। दूध को पकते हुए यहाँ पर तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। इसकी क्वांटिटी भी रिड्यूस हो गई है। अच्छी तरह से इसको मैंने लगातार चलाते हुए पकाया है। अब जो कस्टर्ड का मिक्सर बनाकर रखा था, लो फ्लेम पे इसको लगातार चलाते हुए दूध के अंदर मिक्स करते जाएंगे ताकि मिक्सर यहाँ पर थिक भी होना शुरू हो जाए और इसमें किसी भी तरह के लम्स ना बने। अब इसको आपने पकाना है तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए ताकि कस्टर्ड पाउडर का जो कच्चापन है वो यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो जाए। जैसे ही आप इसमें कस्टर्ड का मिक्सर ऐड करेंगे आप देखेंगे कि दूध फ़ौरन से गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा और इसका कलर भी थोड़ा सा क्रीमी हो जाता है। इस स्टेज पे इसका टेक्सचर बहुत ही रिच और सिल्की बन जाता है जो कि लबे शीरी के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। यहाँ मैंने इसको 4 से 5 मिनट के लिए पका लिया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको रूम टेम्परेचर पर लेकर आएंगे। जेलीज को मैंने रूम टेम्परेचर पर ठंडा किया है। देखिए ये परफेक्टली सेट हो गई हैं। अब एक नाइफ की हेल्प से मैं यहाँ पर इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर रही हूँ ताकि जब मैं इनको लबेशीरी में ऐड करूँ तो ये बहुत ही कलरफुल और अट्रैक्टिव लगे। आप लोग देख सकते हैं कि जेली कितनी परफेक्टली सेट हुई है, इसलिए क्यूब्स बहुत ईजिली कट हो रहे हैं। ये कलरफुल जेली क्यूब्स कस्टर्ड सेवइयों के साथ मिक्स होकर डिज़र्ट को और भी ज़्यादा टेस्टी बनाएंगे और इसकी प्रेजेंटेशन को भी बहुत खूबसूरत बना देंगे। जेलीज की कटिंग करने के बाद मैं इनको रेफ्रिजरेट करूँगी ताकि अच्छी तरह से ठंडी हो जाएं। इनको मैं कस्टर्ड में जब मिक्स करूँगी, जब मैं इसकी असेंबलिंग करूँगी, पहले से इनको ऐड नहीं करना होता वरना ये पानी छोड़ना शुरू कर देती हैं। तो ये एक टिप है, इसको आपने लाजमी फॉलो करना है। कस्टर्ड रूम टेम्परेचर पर आ चुका है। इसको मैंने हैंड विस्कर की हेल्प से अच्छी तरह से विस्क कर लिया है ताकि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। और अब मैं इस पॉइंट पर इसमें फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ जो कि पूरा एक पैकेट है। अच्छा, क्रीम नहीं है आप लोगों के पास तो इस पॉइंट पर आप इसमें दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इससे क्या होता है कि कस्टर्ड का टेक्सचर और भी ज़्यादा सिल्की और क्रीमी हो जाता है और लबी शीरी का टेस्ट भी बिल्कुल रिच और बहुत ज़बरदस्त लगता है। क्रीम ऐड करते वक्त स्लोली और कंटिन्यूसली इसको चलाना बहुत ज़रूरी है ताकि मिक्सर में किसी भी तरह के लम्स ना रहें और कस्टर्ड बिल्कुल क्रीमी और परफेक्टली स्मूथ हो जाए। अब जो कलरफुल सेवइयाँ बॉईल कर रखी थी उसको मैं क्रीम मिक्सर में ऐड कर रही हूँ। जेंटली मिक्स करना है ताकि सेवइयाँ इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएं और मिक्सर का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहे। देखिए सेवइयाँ मिक्सर में ऐड होने के बाद कैसे कलरफुल और क्रीमी लग रही हैं। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे लबी शीरी का टेस्ट और प्रेजेंटेशन दोनों इन्हेंस होते हैं। यहाँ पर मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का सेब लिया था जिसका छिलका उतार कर इसको छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है और इसमें ऐड कर दिया है। 2 केले भी मैंने इसमें शामिल किए हैं जिसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। आधा कप मैंने इसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज़ किया है जिसमें पिस्ते, बादाम, किशमिश और खजूर शामिल हैं। आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। 500 ग्राम वाला पूरा एक टिन मैंने कॉकटेल का इसमें ऐड किया है। कॉकटेल में मौजूद जो जूस होता है उसको मैंने स्ट्रेन करा था, वो जूस काम का नहीं है, वो आपने इसमें नहीं डालना, उसको डिस्कार्ड करना है, सिर्फ कॉकटेल ऐड करना है। यहाँ पर 4 से 5 चेरीज़ का भी मैंने इस्तेमाल किया है।
आप अपनी पसंद के फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं, बस आपने जो सिट्रस फ्रूट हैं वो इसमें नहीं डालने हैं, वरना वो इसमें जाने के बाद पानी रिलीज़ करेंगे। अब अच्छी तरह से इनको जेंटली फोल्ड कर देंगे ताकि कस्टर्ड क्रीम का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ रहे और फ्रूट्स इवनली मिक्स हो जाएं। देखिए कॉकटेल और सेवइयां मिक्स होने के बाद लबेशीरी कितनी कलरफुल और यमी लग रही है। अब इसको आपने 2 घंटे के लिए रेफ्रिजरेट करना है ताकि ये अच्छी तरह से ठंडी हो जाए। जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसकी असेंबलिंग करेंगे। इसकी असेंबलिंग करने के लिए एक सर्विंग डिश में मैंने जेलीज़ को यहाँ पर इसके बॉटम में लगा दिया है और साइड्स में भी, ताकि ये खाने के साथ साथ दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगे। कस्टर्ड मिक्सर को अच्छी तरह से ठंडा करने के बाद मैंने डिश में डाल दिया है और अब मैं इसके ऊपर बादाम, पिस्ता, किशमिश गार्निश कर रही हूँ, जो न सिर्फ डेजर्ट को एक्स्ट्रा क्रंच और रिचनेस देंगे बल्कि प्रेजेंटेशन को भी बहुत ही अट्रैक्टिव बना देंगे। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर जेलीज भी गार्निश कर दी हैं। जेलीज को आपने इसमें जब ही डालना होता है जब आप इसको सर्व कर रहे हो, वरना ये पानी रिलीज कर देती हैं। तो देखिए कैसे कलरफुल जेली के पीसेस मिक्सर को और भी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ईद स्पेशल लबेशीरी बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये डिजर्ट न सिर्फ दिखने में खूबसूरत है बल्कि खाने में भी बहुत ही मजेदार है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, हर बाइट में क्रीमी और रिफ्रेशिंग लगेगा। जब ये डिजर्ट बनाकर आप किसी को भी खिलाएंगी तो बिलीव मी आपके मेहमान आपसे इम्प्रेस हुए बगैर नहीं रह पाएंगे। तो ज़रूर ट्राई करिए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे फिर मिलूंगी इंशाल्लाह एक न्यू वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अला निगहबान।